संकल्प आईएएस कोचिंग चैनल रघुवर प्रसाद की तरफ से आज 17/2/2022 को भारतीय संविधान की विशेषता बताने के क्रम में जो है आपको बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि भारतीय संविधान एक स्वतंत्र निकायों को भी जन्म दिया है। स्वतंत्र निकायों को भी जन्म दिया है। स्वतंत्र निकाय, स्वतंत्र निकाय। ये स्वतंत्र निकाय है, ये भारतीय संविधान की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। इस पर आप ध्यान दीजिएगा। ये स्वतंत्र निकाय जो है भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है। ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। स्वतंत्र निकाय का मतलब ये हुआ कि ऐसे निकाय जो भारतीय संवैधानिक रूप से ऐसी संस्थाएं हैं जो उनको काम करने की पूरी आजादी है। तो आइए, भारतीय संविधान न केवल भारत का संविधान न केवल विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये सरकार के 3 अंग है ना मुख्य रूप से। तो भारत का संविधान न केवल विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तथा सरकार के अंगों के रूप में व्यवस्था करता है, बल्कि यह कुछ स्वतंत्र निकायों की, कुछ स्वतंत्र निकाय की भी व्यवस्था करता है। इसमें जो कार्यपालिका होगी चाहे न्यायपालिका होगी, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका जो होगी, न्यायपालिका वो केंद्र सरकार, कार्यपालिका, न्यायपालिका या व्यवस्थापिका कार्यपालिका, न्यायपालिका या व्यवस्थापिका, ये सब केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार में भी विद्यमान रहेगी। तो भारत का संविधान केवल विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ ही व्यवस्था नहीं करती है, बल्कि यह स्वतंत्र निकायों की भी व्यवस्था करती है। इन्हें संविधान ने भारत सरकार के लोकतांत्रिक तंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में परिकल्पित किया है। इन्हें भारत सरकार, इन्हें संविधान भारतीय व्यवस्था में इन्हें संविधान लोकतांत्रिक स्तंभों को मजबूत करने के
मजबूत करने के लिए स्वतंत्र निकायों की व्यवस्था किया है। स्वतंत्र निकायों की व्यवस्था किया है। स्वतंत्र निकायों की व्यवस्था किया है। निकायों की व्यवस्था किया है। व्यवस्था किया है। तो स्वतंत्र निकाय भी भारतीय संविधान की एक विशेषता है। 14 नंबर पर तो भारत का संविधान न केवल विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार में भी व्यवस्था है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का। तो इन व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका केंद्र और राज्य सरकारों में एक लोकतांत्रिक तरीके से काम करेगी। उसके स्तंभों, उसके खंभों, उसके पिलरों को मजबूती करने के लिए स्वतंत्र निकाय की व्यवस्था किया है। तो आपको इस वीडियो में यही बताया जा रहा है कि आप आईएएस की परीक्षा दे रहे हैं तो स्वतंत्र निकायों को भी पढ़ना होगा। और आपके भारत के संविधान में व्यवस्था है कि स्वतंत्र निकाय है। अगर पूछ दे आईएएस के किसी भी परीक्षा में कि भारत के संविधान में स्वतंत्र निकायों की जो है कॉन्स्टिट्यूशनल शक्ति को, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक शक्तियों के आधार पर 150 शब्दों में लिख है, तो आप इसको जाने रहिएगा तभी लिख पाइएगा। तो अब आइए हम इस बिंदु पर पहुंचे हैं कि स्वतंत्र निकाय भी भारतीय संविधान की एक विशेषता है, पहचान है, गुण है, लक्षण है। इसको आप जानिए। तो भारत का संविधान न केवल विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, उसके लोकतांत्रिक महत्व को ठीक करने के लिए, अच्छा रखने के लिए, दुरुस्त रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए ये स्तंभ की व्यवस्था किया। वह स्तंभ है स्वतंत्र निकाय। तो अब आइए स्वतंत्र निकाय कौन कौन है इसको अब पढ़िए। आप कभी भी इंटरव्यू में जाइएगा तो इतना पूछेगा, क्या भारत का संविधान पढ़े हैं? क्या भारत के संविधान में कितने स्वतंत्र निकाय हैं? तो आपको वहां थोड़ा पता होगा। आज जब पढ़े रहिएगा तो आप कहिएगा कि भारत के संविधान के द्वारा 4 स्वतंत्र निकायों की व्यवस्था किया गया है। अब आइए कौन कौन 4 स्वतंत्र निकाय है उसको पढ़िए। अब आइए उसको पढ़िए। ये पढ़े रहिएगा तो आपको जवाब देने में इंटरव्यू में फिर से अलग से कहीं पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होगी। वहां केवल अपने हिम्मत और इच्छा शक्ति के आधार पर बैठ करके उत्तर देना ही होगा। क्योंकि ये पढ़े रहिएगा तो बचा क्या है आपको बचा क्या? राज्य व्यवस्था में वो पूछ देगा, कहीं से कोई दूसरा कुछ बचा ही नहीं है। तो आइए पहला स्वतंत्र निकाय अ के रूप में या ए के रूप में देखिए, संसद, राज्य, विधानसभाओं। संसद एवं राज्य के विधानसभाओं, राज्य के विधानसभाओं, राज्य के विधानसभाओं, संसद राज्य के विधानसभाओं, संसद एवं राज्य के विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के लिए स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए एक निर्वाचन आयोग होगा। एक निर्वाचन आयोग होगा, आयोग होगा, एक निर्वाचन आयोग होगा। तो भारतीय इलेक्शन कमीशन, इंडियन इलेक्शन कमीशन, भारत निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है। क्या है? एक स्वतंत्र निकाय है। इंडियन इलेक्शन कमीशन, भारत निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है। अगर पूछ दे कि भारत निर्वाचन आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला है
तो आप जरूर कहिएगा कि हाँ, यह संविधान का एक इंस्टीट्यूशन भी है, संविधान से एक संवैधानिक दर्जा भी मिला है, इसलिए इसका जो चुनाव आयोग का अध्यक्ष है, निर्वाचन आयोग का, वह बहुत शक्तिशाली है। लेकिन अगर चुनाव आयोग का अध्यक्ष जो है किसी के इशारे पर काम करता है तो इसकी इच्छा शक्ति कमजोर है, क्योंकि इसको संविधान से दर्जा मिला है। तो संवैधानिक दर्जा जिस इंस्टीट्यूशन को मिला है वह निकाय के रूप में जाने जाते हैं। तो जिस तरह से भारत के निर्वाचन आयोग को एक स्वतंत्र निकाय के रूप में काम करने वाला एक भारत का पहला निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष मिला, जिसका नाम टी.एन. शेषन था। टी.एन. शेषन था। इस तरह से अगर निर्वाचन आयोग के जो है अध्यक्ष अगर काम करें तो भारत में लोकतंत्र की बहुत मजबूती से स्थापना हो सकती है। तो आप समझ गए भारतीय संविधान के विशेषता के रूप में जो है एक स्वतंत्र निकाय के रूप में निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है, और इसको मजबूती देने वाले इस देश के निर्वाचन आयोग में जाने माने जो है टी.एन. शेषन का नाम आज भी अमर अजब अमर रहेगा। उतना इच्छा शक्ति वाला कोई व्यक्ति हमको आज तक नहीं दिखने को मिला इस 55 वर्ष की उम्र में। 55 वर्ष हो गए लेकिन हमको कोई नहीं मिला जितना इन्होंने एक निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में एक निकाय, स्वतंत्र निकाय के रूप में काम किया, स्वतंत्र होकर काम किया, किसी के प्रेशर में काम नहीं किया। आइए दूसरा जो है स्वतंत्र निकाय क्या भाई, दूसरा स्वतंत्र निकाय है राज्य और केंद्र सरकार के खाते, राज्य और केंद्र सरकार के खाते, केंद्र सरकार, राज्य और केंद्र सरकार के खाते, खाता होता है ना भाई, सबका खाता होता है, खाते, राज्य और केंद्र सरकार के खातों के अंकेक्षण के लिए भारत का एक नियंत्रक, अंकेक्षण के लिए भारत का एक नियंत्रक, भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखाकार, नियंत्रक एवं महालेखाकार, भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार। ये जनता के पैसे के, ये जनता के पैसे, ये जनता के पैसे, ये जनता के पैसे के संरक्षक होते हैं, जनता के पैसे के संरक्षक होते हैं, जनता के पैसे के संरक्षक होते हैं, ये जनता के पैसे के संरक्षक होते हैं। और सरकार द्वारा किए गए खर्चों की, और सरकार द्वारा किए गए खर्चे, सरकार द्वारा किए गए खर्चे, सरकार द्वारा किए गए खर्चे की वैधानिकता, सरकार की किए गए खर्चे की वैधानिकता, सरकार के किए गए खर्चे की वैधानिकता और उनके उचित होने पर टिप्पणी करते हैं, और उनके उचित होने पर टिप्पणी करते हैं। तो आपको किस परीक्षा में बैठना है, आपको आईएएस की परीक्षा में बैठना है। अगर कहीं आप आईएएस बन के राज्य और केंद्र सरकार के खातों के अंकेक्षण के लिए चाहे राज्य में चाहे केंद्र में नियंत्रक के महालेखा परीक्षा में के ऑफिस में अगर जाएं या कहीं पोस्टिंग हो जाए तो आप जनता की भलाई के लिए जा रहे हैं। तो जनता का पैसा सरकार के खजाने में रहता है, तो सरकार का खजाना का खाता होता है, वो सरकार का खाता जैसे खाता है तो वो खाते को, जैसे हमारा खाता है, आपका खाता, बैंक में उसका नंबर होता है, उसे केंद्र सरकार का खाता होता है। अब खाता कई तरह के होते हैं, उन्हीं खातों की जांच करके
देखेगा कि कितना पैसा जनता से सरकार के खाते में गया, सरकार उस पैसे से क्या क्या की, क्या सरकार उस खाते से पैसा निकासी करके अगर जनता के हित में अगर जो है करती है तो भी उसको उस महालेखा नियंत्रक, महालेखा परीक्षक को या महालेखाकार को, नियंत्रक एवं महालेखाकार को सफेद व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए। ठीक है, अगर जनता के हित में पैसा खर्चा नहीं करती है तो भी करना चाहिए। इससे ये होगा कि स्वतंत्र निकाय की महत्ता झलकेगी। अगर नियंत्रक या महालेखाकार अगर ऐसा नहीं करता है तो उसके पास इच्छा शक्ति का अभाव है और संवैधानिक मर्यादाओं को तोड़ता है, क्योंकि उसी के लिए भेजा गया है कि जाओ जनता की पैसा का हिसाब लो, सरकार के खजाने को ऑडिट करो और देखो सरकार जो पैसा खर्च कर रही है, निकासी कर रही है, वो जनता के हित के लिए कर रही है कि अपने हित के लिए कर रही है। अगर राज्य और केंद्र सरकार के नियंत्रक या महालेखाकार सही हो तो भारत के खजाने से लूट कम होगी, क्योंकि जो है एक मैं आपको पहले बता दिया कि एक्चुअल बिल, रियल बिल और जनरल बिल। एक्चुअल बिल वाले की संख्या ज्यादा है, इसीलिए हमारे देश का आर्थिक विकास का ग्राफ नीचे गिर गया है। इसीलिए आप पढ़िएगा, अगर नियंत्रक महालेखाकार परीक्षा कार्यालय में जाइएगा तो आप बढ़िया से अपने ओहदे को बढ़िया से निभाइएगा। ये हो गया पहला, संसद और राज्य के विधानसभाओं भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए जो निष्पक्ष और स्वतंत्र ढंग से जो चुनाव होता है उसको सुनिश्चित करने के लिए एक निर्वाचन आयोग है। केंद्र में है भारत निर्वाचन आयोग, राज्य में है राज्य निर्वाचन आयोग। ये स्वतंत्र निकाय है और ये नियंत्रक महालेखाकार ये दूसरा स्वतंत्र निकाय है। आइए तीसरा स्वतंत्र निकाय के विषय में बताते हैं आपको। आइए तीसरा स्वतंत्र निकाय क्या है, इस निकायों के विषय में आपको जानना चाहिए। संविधान से इनको शक्तियां मिली है और ये स्वतंत्र हैं, इन पर किसी का जो है स्वतंत्र हैं, इन पर जो है अगर इच्छा शक्ति हो उस इसके जो पदाधिकारी हैं तो भारत को बहुत अच्छे तरह से चलाया जा सकता है। आइए तीसरा है संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, अखिल भारतीय सेवाओं। संघ लोक सेवा आयोग एक है, अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवाओं व उच्च स्तरीय केंद्रीय 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 सेवाओं के लिए भर्ती है, सेवाओं के लिए भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन करता है। परीक्षाओं का आयोजन करता है, आयोजन करता है तथा अनुशासनात्मक मामलों में अनुशासनात्मक मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देता है, राष्ट्रपति को सलाह देता है। ये तीसरा स्वतंत्र निकाय है, संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक से पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन माने संघ होता है, यूनियन पब्लिक माने लोक होता है
सर्विस माने सेवा होता है, कमीशन माने आयोग होता है। तो संघ लोक सेवा आयोग यह स्वतंत्र निकाय है। इसी से संघ अखिल भारतीय सेवा की परीक्षाएं आयोजित होती हैं। इसी परीक्षा में जो टॉप पर आता है वही जो है जिला कलेक्टर बनता है, और जिला कलेक्टर के बाद जो पोस्ट होती है वो आईपीएस की होती है, और आईपीएस के बाद आईएफएस होती है। बहुत सारे पद हैं, और जो है संघ लोक सेवा आयोग की अलाइड पद होती है, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग का सर्वोच्च पद यही आईएएस है। इसी आयोग से जो परीक्षा होती है सेवाओं का, अखिल भारतीय सेवाओं का, उसमें जो टॉप रैंकर होते हैं वही आईएएस बनते, उन्हीं को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहा जाता है, अखिल भारतीय सेवक कहा जाता है। ठीक है, तो अखिल भारतीय सेवा यानी संघ लोक सेवा आयोग भी एक स्वतंत्र निकाय है। आइए चौथा स्वतंत्र निकाय क्या है, आप इसको जानिए। जानने से आपको लाभ होगा, आपकी विल पावर बढ़ेगी और आपको यहां तक पहुंचने में मदद करेगी, और अपने बाल बच्चों, अपने दोस्त मित्रों को सलाह देंगे कि यार बढ़िया से इस चीज को पढ़ो। तो आइए जो है क्या है, ये है राजलोक सेवा आयोग भी, राजलोक सेवा आयोग भी, राजलोक सेवा आयोग भी, जिसका काम जो है हर राज्य में राज्य सेवाओं के लिए, हर राज्य में राज्य सेवाओं के लिए, राज्य में सेवाओं के लिए, हर राज्य में राज्य सेवाओं के लिए, हर राज्य में राज्य सेवाओं के लिए भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन करना, भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन करना, भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन करना, व अनुशासनात्मक मामलों पर राज्यपाल को सलाह देना, राज्यपाल को सलाह देना है। विभिन्न प्रावधानों के बावजूद, विभिन्न प्रावधानों के बावजूद कार्यकाल की सुरक्षा, विभिन्न प्रावधानों के बावजूद कार्यकाल की सुरक्षा, निर्धारित सेवा शर्त भारत की संचित निधि पर, भारत की संचित निधि पर भारित विभिन्न व्यय आदि के माध्यम से संविधान इन निकायों को स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है,
स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। ये हो गया। तो भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि जो है लोकसभा और राज्यों के विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इत्यादि के निर्वाचन के लिए निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु, अच्छे तरीके से चुनाव कराने हेतु जो है भारत में निर्वाचन आयोग भी एक स्वतंत्र निकाय है। दूसरा जो है केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग है। संघ लोक सेवा आयोग इसे अखिल भारतीय सेवाओं के लिए परीक्षा कंडक्ट कराता है, आयोजित कराता है। उसी से लोग चुन करके जो है आपके जो है इस मुकाम पर पहुंचते हैं और इसकी इलाइड सर्विस होती है, वह भी एक स्वतंत्र निकाय है। ठीक है। उसी तरह से राज्य लोक सेवा आयोग भी, जिसका काम हर राज्य में राज्य सेवाओं के लिए भर्ती हेतु परीक्षा का आयोजन कराता है, और उस सेवा से जो लोग आते हैं अगर कहीं गलती करते हैं जो अधिकारी, उन पर अनुशासनात्मक मामलों में राज्यपाल को सलाह देता है। यह स्वतंत्र निकाय यानी पब्लिक लोक सेवा आयोग, और विभिन्न प्रावधान भी है और कार्यकाल की सुरक्षा भी देता है। निर्धारित उनकी सेवा क्या होगी ये भी बताता है, शर्त क्या है और निर्धारित सेवा शर्त, और भारत की जो संचित निधि है वह भारत विभिन्न व्यय आदि के जो है माध्यम से संविधान इन निकायों को स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। यानी यह भी एक निकाय है राज्य लोक सेवा आयोग, और इस निकाय को भी संविधान स्वतंत्रता प्रदान करता है। और एक जो है राज्य में जो है केंद्र में एक नियंत्रक एवं महालेखाकार है, जो भारत सरकार के खाते को चेक करता है कि पब्लिक का पैसा भारत सरकार के खाते में कितना आया एक वित्तीय वर्ष में, और उस खाते से कितनी राशि निकासी की गई, और वह राशि भारत के नागरिकों के लिए किन क्षेत्रों में योजना बनाकर की गई, क्या योजना भारत सरकार के द्वारा जो बनाई गई है और जनता के हित में है कि नहीं है। ये स्वतंत्र निकाय है, इस पर ये लोग सरकार को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन बात वही है जिस तरह से अम्बेडकर से किसी ने पूछा 1949 में संविधान को देते समय कि क्या संविधान बहुत लंबा चौड़ा अच्छा है बुरा है, तो उन्होंने कहा मैं कमेंट नहीं करूंगा, यह जो ग्रंथ अगर अच्छे हाथ में जाएगा अच्छा काम करेगा, बुरे हाथ में जाएगा बुरा काम करेगा, वह समय बताएगा। ठीक उसी तरह से यह स्वतंत्र निकाय नंबर 1 संघ लोक, नंबर 1 निर्वाचन आयोग, नंबर 2 संघ लोक सेवा आयोग, नंबर 3 नियंत्रण महालेखाकार, नंबर 4 राज्य लोक सेवा आयोग, ये चारों स्वतंत्र निकाय हैं। ये संविधान की तरफ से इनको पूरी आजादी है। अगर ये इच्छा शक्ति वाले हैं, अपने अस्तित्व को कायम करना चाहते हैं या अस्तित्ववान हैं, सारवान हैं, उन पर अपने नैतिकता का जो नैतिक कर्तव्यों का एहसास होता है, तो इन लोगों के जो मेन मुखिया है उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और वरना एक्चुअल बिल वाले हैं तो जब चाहे तब उन नेताओं के चट्टे बट्टे बन के रह जाएंगे। यही आपको पढ़ना है, मैं आपको बता दिया। भारतीय संविधान के तहत कितनी स्वतंत्र निकाय हैं? नंबर 1 भारतीय निर्वाचन आयोग, नंबर 2 संघ लोक सेवा आयोग,
नंबर 3 नियंत्रक महालेखाकार, नंबर 4 राज्य लोक सेवा आयोग, ये स्वतंत्र निकाय। आइए अब आगे चलते हैं, हम आपको भारत के संविधान की एक और विशेषता आपको आज बताते हैं, इस पर भी फोकस आप दीजिएगा। आइए अब चलते हैं भारतीय संविधान की एक और पहचान के विषय में आपको हम अवगत कराते हैं, इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। मैं अपने इस बहुमूल्य समय को कितना देता हूं भाई, आप लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, कमेंट नहीं लिखते हैं। कमेंट लिखते रहिए कि हाँ कैसा है, अच्छा है, खराब है, या मेरे समझ में आता है कि नहीं आता है, इससे फायदे क्या हैं, हानियां क्या हैं, बताइए ना। इस पर कमेंट लिखते रहिए। मैं आपसे मैं अनुरोध करता हूं। ये आइए, एक है आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, व्यवस्था है। तो अगर आप आईएएस की परीक्षा में हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि स्वतंत्र निकाय कितने हैं, तो आपको मैंने चारों गिना दिया। आइए आपातकालीन भी भारतीय संविधान की विशेषता है, तो कितने आपातकाल हैं? आइए आपातकाल की स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए, प्रभावशाली ढंग से, प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए, निपटने के लिए, प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए भारतीय संविधान ने राष्ट्रपति के लिए, भारतीय संविधान ने, भारतीय संविधान ने राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति के लिए बृहद आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था है। राष्ट्रपति के लिए बृहद आपातकालीन प्रावधानों की, बृहद आपातकालीन प्रावधान है, बृहद प्रावधान है। इन प्रावधानों को संविधान में शामिल करने का उद्देश्य, इन प्रावधानों को संविधान में शामिल करने का, संविधान में शामिल करने के उद्देश्य से, शामिल करने के उद्देश्य है कि देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, सुरक्षा, संविधान देश के लोकतांत्रिक ढांचे को, संविधान व देश के लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षा प्रदान करता है, देखिए आपातकालीन प्रावधान भी भारतीय संविधान की एक विशेषता है। इस प्रावधान के तहत जो है आपातकाल की स्थिति यदि देश में पैदा हो जाती है, चाहे आंतरिक आपातकाल या बाह्य आपातकाल,
तो इसके लिए भारतीय संविधान ने राष्ट्रपति के लिए बृहद आपातकाल का की शक्तियां दी हैं या प्रावधान किया है। इन प्रावधानों को संविधान में शामिल करने के उद्देश्य है कि देश की संप्रभुता पर कोई आंच न आवे, देश में जो एकता बनी वह मजबूत हो। अंबेडकर बोले थे यूनाइट अगर रहिएगा तो कोई आपको हिला नहीं सकता है। अखंडता वही मतलब अपने शक्ति को अलग अलग बांटिए नहीं, एक जगह रखिए। सुरक्षा, जब संप्रभुता रहेगी, एकता रहेगी, अखंडता रहेगी तो सुरक्षा होगी और संविधान और देश के लोकतांत्रिक ढांचे हमेशा बरकरार रहेंगे। जब लोकतांत्रिक ढांचे और संविधान बरकरार रहेगा तो आपके राजनीतिक और नागरिक अधिकार दोनों सुरक्षित रहेंगे। आपातकाल का यही उद्देश्य है। तो आपातकाल का उद्देश्य क्या है? देश की संप्रभुता, देश की एकता, देश की अखंडता, देश की सुरक्षा, संविधान और देश के लोकतांत्रिक ढांचे और मूल्यों की सुरक्षा बनी रहे। तो आइए अब चलते हैं भारत में आपातकाल के प्रावधान के तहत कितनी व्यवस्थाएं हैं। तो आप अंगुली पर गिन लीजिएगा और उसको याद रखिएगा। जिस तरह से जो है स्वतंत्र निकाय है, संघ लोक सेवा आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक महालेखाकार, राज्य लोक सेवा आयोग, ये स्वतंत्र निकाय है। उसी तरह से आपातकाल में 3 प्रावधान है। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल क्या भाई? युद्ध हो, युद्ध, आक्रमण, युद्ध आक्रमण अथवा शस्त्र विद्रोह, अथवा शस्त्र विद्रोह, शस्त्र विद्रोह, शस्त्र विद्रोह से पैदा हुई राष्ट्रीय अशांति, राष्ट्रीय अशांति, राष्ट्रीय अशांति, राष्ट्रीय शांति की अवस्था, की अवस्था, की अवस्था, जो अनुच्छेद 352 में इसका प्रावधान है। हम तो केवल विशेषता पढ़ा रहे हैं। जब हम राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति पढ़ाएंगे तो आपको बृहद रूप से बताएंगे। तो आपातकालीन प्रावधान, राष्ट्रीय आपातकाल, तो युद्ध हो, आक्रमण हो, शस्त्र विद्रोह हो। युद्ध, आक्रमण, शस्त्र विद्रोह से पैदा अगर कोई राष्ट्र में अशांति हो जाती है तो ऐसी अवस्था में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाएगा। तो राष्ट्रीय आपातकाल में 352 अनुच्छेद के तहत कार्रवाई की जाएगी। आइए दूसरा है राज्य में आपातकाल, राज्य में आपातकाल, राज्य में आपातकाल, राज्य में आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। तो ये समझना है कि राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन में क्या अंतर है। अगर यही पूछ दे राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन में क्या अंतर है तो यहां पढ़िएगा तभी समझ में आएगा। यानी राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता, राज्यों में संवैधानिक राज्यों में संवैधानिक तंत्र की, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता, अनुच्छेद 356,
अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 या केंद्र के निर्देशों या केंद्र के निर्देशों या केंद्र के निर्देशों या केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने में, केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने में असफलता अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 365। तो आप जान जाइए कि राष्ट्रीय आपातकाल में एक राष्ट्रीय आपातकाल है जो युद्ध से, आक्रमण से या जो सेना में विद्रोह हो गया हो उसे शांत करने के लिए राष्ट्र में 356 का प्रयोग, 352 का प्रयोग किया जाता है। और राज्य में आपातकाल तब लागू होता है जब संविधान के अनुसार राज्य सरकार अपना काम नहीं कर रही है, तो 356 का प्रयोग किया जाता है। 356 या केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने में असफल, केंद्र कोई निर्देश देता है राज्य को, अगर राज्य काम नहीं कर रही उसके निर्देश के आलोक में, तो 365 के तहत यह होता है। इसको तो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन ये 365 के विषय में गहराई से जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप IAS की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। संविधान के अनुसार काम न करने पर राज्यों पर जो है राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है राज्यों में। अगर केंद्र के अनुसार जो निर्देश केंद्र देता है राज्यों को काम करने के लिए कि इसी निर्देश पर काम करिए, उस पर अगर काम नहीं करती है राज्य सरकार, तो 365 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। तो आप जान लीजिए 352, 356 मेन चीज है। ये राष्ट्रीय आपात के लिए है, ये राज्य आपात के लिए है, इसे राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। और ये केंद्र के डायरेक्शन के हिसाब से अगर राज्य नहीं चलता है तो वहां भी राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है 365 में। ये मैं अगले टॉपिक में आपको बताऊंगा कि इसमें क्या और बारीकी है। जब राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ाएंगे तो उसमें 352, 356, 365 और 360 को हम बहुत बढ़िया से आपको बताएंगे। अभी तो हम आपको एक झलक बता रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की विशेषता पहचान है। तो यह भी राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, और जो है राज्य आपातकाल हो गया, एक राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, एक राज्य आपातकाल हो गया, और एक वित्तीय आपातकाल हो गया। ये वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, ये वित्तीय आपातकाल है। ये भारत की वित्तीय स्थिरता प्रत्यय, भारत की वित्तीय स्थिरता, भारत की वित्तीय स्थिरता, भारत की वित्तीय स्थिरता या प्रत्यय संकट में हो तो अनुच्छेद 360, तो अनुच्छेद 360 के तहत प्रावधान है वित्तीय आपातकाल लागू करने के लिए। आइए, आपातकाल के दौरान क्या होता है जब 360 लग जाएगा तो क्या होता है। आपातकाल के दौरान देश की पूरी सत्ता केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती है। केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती है। केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती है। के हाथों में आ जाती है। केंद्र सरकारों के हाथों में आ जाती है। और राज्य केंद्र के नियंत्रण में चले जाते हैं। और राज्य केंद्र के
नियंत्रण में चले जाते हैं, राज केंद्र के नियंत्रण में चले जाते हैं, राज केंद्र के नियंत्रण में चले जाते हैं। इसे संविधान में संशोधन किए बगैर, इससे संविधान में संशोधन किए बगैर, संविधान में संशोधन किए बगैर देश का ढांचा देश का ढांचा संघात्मक होते हुए एकात्मक हो जाता है, देश का जो है ढांचा संघात्मक होते हुए एकात्मक हो जाता है। राजनीतिक तंत्र का संघीय, राजनीतिक तंत्र का संघीय समान परिस्थितियों के दौरान से एकात्मक आपातकाल के दौरान में परिवर्तित हो जाता है, एक अद्वितीय विशेषता है। यह एक अद्वितीय विशेषता है। तो वित्तीय आपातकाल जब लगता है तो इसके प्रावधान भारत के संविधान में जो 360 के तहत किए जाते हैं, और जब आपातकाल लगता है तो आपातकाल के दौरान, वित्तीय आपातकाल के दौरान देश की पूरी सत्ता केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती है और केंद्र सरकार के नियंत्रण में चले जाते हैं, इससे संविधान में संशोधन करने की कोई जरूरत नहीं होती है। देश का ढांचा संघात्मक होते हुए भी एकात्मक हो जाता है। तो राजनीतिक तंत्र का संघीय या समान परिस्थितियों के अनुसार से यह संघीय जो होते हुए आपातकाल के दौरान एक जो है एकात्मक हो जाता है, संघीय होते हुए भी एकात्मक हो जाता है, यह अद्वितीय विशेषता है। मैं आपको बता दिया कि भारतीय संविधान की विशेषता आपातकाल के रूप में भी जानी जाती है, यह भी भारतीय संविधान की एक विशेषता है। तो जो है राष्ट्रीय आपात, राज्य आपात और वित्तीय आपात, कौन कौन आपात? राष्ट्रीय आपात, राज्य आपात और वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात में अगर आक्रमण हो जाए, देश में जो सेना है उसमें सशस्त्र विद्रोह हो जाए और आपको जो है पूरे राष्ट्र में कहीं अशांति हो जाए तो उसके लिए राष्ट्रीय आपात लगेगा 360 के तहत, 356 के तहत, 352 के तहत। और राज्य आपात जहां पर राज्य केंद्र सरकार के निर्देशों का अनुपालन ना करे तो 365 के तहत आपको जो है राज्य आपात लगेगा। और संविधान के अनुसार अगर राज्य सरकार अपना काम नहीं कर रही है, संविधान के खिलाफ नियम बना रही है, उसके संविधान से हट के काम कर रही है, सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, तो 356 के तहत राज्य आपातकाल लागू होगा या राष्ट्रपति शासन कहिए। अगर इंटरव्यू में पूछ दिया जाए राज्य आपात राष्ट्रपति शासन में क्या अंतर है, तो अगर इसको नहीं बढ़िया से पढ़े रहिएगा तो कहिएगा भाई राज्य आपात और राष्ट्रपति शासन में क्या अंतर है, तो आप घटपट करिएगा। सीधे कहिए ना राज्य आपात या
राज्यपात और राष्ट्रपति शासन का अर्थ यह है कि जब संविधान के अनुसार अगर राज्य में राज्य सरकार शासन नहीं चलाती है तो वहीं पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है, जिसे राज्यपात के नाम से जाना जाता है। इसमें कोई अंतर नहीं है। अब जब केंद्र सरकार के नियम के विरुद्ध राज्य सरकार काम करती है तो उसे हम 365 के तहत राष्ट्रपति शासन केंद्र सरकार लगवा देती है। ठीक है, तो ये सब बातें आपको जानना चाहिए। और 352 में जो है कोई बाहरी देश, कोई बाहरी दूसरा देश इस देश पर आक्रमण करता है, राष्ट्र में अशांति फैल गई है और सशस्त्र विद्रोह हो गया है, तो राष्ट्र में अशांति, बाहरी आक्रमण, सेनाओं में शस्त्र विद्रोह हो गया हो, 3 बिंदुओं पर 352 लगता है। तो हम आपको यह अद्वितीय विशेषता मैं आपको भारतीय संविधान के लिए बताया हूं कि आपातकाल का प्रावधान है। किस चीज का प्रावधान है? आपातकाल का प्रावधान है। तो आप समझ जाइए कि यह कितना इंपॉर्टेंट चीज है भारतीय संविधान की विशेषता के रूप में। जब ये पढ़े रहिएगा तो यही सब चीजें आपको पढ़ना होगा अलग अलग से, तो आपको विस्तृत जानकारी राज्य व्यवस्था के क्षेत्र में होगी। तो आप इससे 3 सवाल है, इसमें से आता है भाई, इसमें सवाल आता है, आप पढ़िए ना, बहुत अच्छा से आता है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। और मान लीजिए कि अभी तो राष्ट्र में बहुत सारी गतिविधियां चल रही हैं, तो आपातकाल का जरूरत पड़ेगा भी, तो अब पढ़ भी सकता है। तो आपातकाल भारतीय संविधान की विशेषता है। आपातकाल 3 तरह से लागू किए जाते हैं, एक राष्ट्रीय आपातकाल, एक राज्य आपातकाल, एक वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल के 3 बिंदु हैं। आक्रमण है, अगर बाहरी आक्रमण है, इस देश पर कोई आक्रमण करता तब लगता है। अगर जो है राष्ट्र में अशांति है तब लगता है। अगर जो है तीनों सेनाओं में कहीं शस्त्र विद्रोह हो गया तब राष्ट्रीय आपात लगता है। दूसरा आपातकाल राज्य आपात है, जब राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं करती है तो 356 लगता है। अगर केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार अगर राज्य सरकार काम नहीं करती है तो 365 लगता है। अगर वित्तीय संकट है, जो आर्थिक अस्थिरता आ गई है, प्रत्यय हो गया है, तो इसमें जो है वित्तीय आपातकाल जो है वित्तीय आपातकाल 360 अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। इसमें यह होता है कि संविधान में बगैर संशोधन किए सारी शक्तियां राज्यों की केंद्र के हाथ में चली जाती है, और यही सब अद्वितीय विशेषता है। और ये भारतीय संविधान की एक मतलब अद्वितीय विशेषता के रूप में है। तो आज का मैं आपको लेक्चर दिया कि भारतीय संविधान की विशेषता एक जो है आपको आपातकाल, और एक आपको हमने बताया स्वतंत्र निकाय। तो एक दफे और मैं बता देता हूं, स्वतंत्र निकाय 4 है। नंबर 1 जो है, नंबर 1 भारतीय निर्वाचन आयोग, नंबर 2 संघ लोक सेवा आयोग, नंबर 3 जो है नियंत्रक महालेखाकार, नंबर 4 राज्य लोक सेवा आयोग। ये 4 स्वतंत्र निकाय हैं। आपातकाल है, 3 आपातकाल है, एक है राष्ट्रीय आपातकाल, एक राज्य आपातकाल, एक वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत लगाया जाता है, राज्य आपातकाल 356 और 360 के 65 के तहत लगाया जाता है, और जो है वित्तीय आपातकाल 360 के तहत लगाया जाता है। तो मैं आपको भारतीय संविधान बता दिया। मेरे लेक्चर को आप सुन रहे हैं, सुनिएगा तो इसे कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। अगला वीडियो आपके सामने प्रस्तुत हो जाए तो हम चलेंगे अब अगले वीडियो में त्रिस्तरीय सरकार के विषय में बताएंगे। त्रिस्तरीय व्यवस्था क्या भारत के संविधान में। तो चलिए, थैंक यू।